कैसे मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक आपका सीबीएसई के हैंडआउट की रिकॉर्डिंग में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमारे मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म का एक लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने प्रीवियसली बेटा क्या पढ़ा था। हमने एमसीक्यू पैटर्न देखा था। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इसका पैटर्न भी बताया था, इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 14 नंबर का। सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियो में लेक्चर कर चुके, वो रिकॉर्ड कर चुके हैं, आपको भेज चुके हैं। अब हैंडआउट में जो आपको अदर क्वेश्चंस मिलेंगे उनके सोल्यूशंस की थोड़ा बात कर लेते हैं। आज हमारा डिस्कशन जो रहेगा वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ही रहेगा। ठीक, चलिए लेट्स बिगिन द शो क्वेश्चन विद द क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, एक बार आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं आपसे रोज बोलता हूँ, प्लीज पॉज इट एंड डू इट। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन की। सीबीएसई 2024-25 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे बोलना चाह रहा है, पी एंड क्यू आर टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स। अच्छा, ये चार्ज पार्टिकल्स है बेटा, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था, वाह। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल्स है, प्लस और प्लस। ठीक, ईच ऑफ मास, दोनों का मास इतना है, 4 kg का। ठीक है, मान लिया दोनों का मास कितना है बेटा, 4 kg का। 4 × 10⁻⁻26। एंड चार्ज कितना है, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ईच आर मूविंग विथ सेम स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड सोन इन फिगर। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, उनका जो ओरिएंटेशन है एज पर फिगर हमारे पास पड़ा हुआ है। दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का मास सेम है, दोनों का चार्ज सेम है। ठीक है, और दोनों सेम स्पीड से घूम रहे हैं, अरे एवरीथिंग बराबर है उनके लिए। ठीक है, द पार्टिकल आर इक्वी डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल वाई एक्सिस। दोनों वर्टिकल वाई एक्सिस से, यानी ये भी 0.5 और ये भी 0.5। शानदार चीजें चल रही हैं अभी तक। एट सम इंस्टेंट अ मैग्नेटिक फील्ड बी स्विच ऑन सो दैट द टू पार्टिकल्स अंडरगो हेड कॉलिजन। अब अचानक दोनों की जिंदगी में इतनी मजेदार चीजें चल रही थी, अपने एट इंस्टेंट जब वो 0.5 पे थे, अपने मेडिकल ओ सॉरी फॉर दैट मैग्नेटिक फील्ड दे मारा। और ये क्या किया इनका, अब पहले तो आराम से जा रहे थे, अब क्या हुआ, ये आते आते हेड ऑन कोलिजन यानी सामने से आके टकरा गए। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अब नहीं अप्लाई करते तो ये नहीं टकराते। कंसर्न ये फीलिंग है क्वेश्चन की। तो आपको निकालना है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। चलो अभी निकाल लेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द रीजन, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, ओके। तो आप मेरे को एक चीज बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। क्योंकि इसने बोला है कि हेड ऑन कॉलिजन होने वाला है। ठीक है, अब हेड ऑन कॉलिजन होने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप ग्राफ से देख सकते हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको नीचे को आना पड़ेगा, और इसको भी कुछ ऐसे जाना पड़ेगा, यानी ये इधर को जा रहा है, और इसको जिस वेलोसिटी से जा रहा है उससे थोड़ा सा डेविएट होकर, यानी फोर्स अप्लाई होगा ऊपर की डायरेक्शन में। इसमें फोर्स अप्लाई होगा नीचे की डायरेक्शन में, इसमें फोर्स अप्लाई होगा ऊपर की डायरेक्शन पे। एक में ऐसे फोर्स, एक में नीचे को फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फोर्स की, वी नो दैट ऑलवेज इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। अब परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों के लिए सेम डायरेक्शन रहेगी। मैं बता रहा हूँ, तो दोनों के लिए सेम डायरेक्शन होने के लिए क्या रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को इनसाइड द प्लेन होना पड़ेगा। अगर बाहर को निकालते हो तो इनकी वेलोसिटी डिफर कर जाएगी, है ना। इस बात को आप समझते हैं, क्योंकि हम ये चीज बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आप हिंदी में पढ़िए क्वेश्चन को, फिर हम आराम से इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पी और क्यू दो समान आवेशित कण है, बस ब्ला ब्ला ब्ला, आराम से पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना, वो कहाँ को होने वाली है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं आपके लिए। तो सबसे पहली बात है, चार्ज पार्टिकल जो भी है यहाँ पे बना लेते हैं छोटा छोटा। एक ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट टू द प्लेन। इतना तो आप समझते हैं, ये तो बहुत छोटी चीज है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन of magnetic field is invert the plane, will invert the plane, will invert the plane। ठीक है, दोनों के लिए सेम होगी, इन्वर्ट द प्लेन होगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपने पास, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी,
परपेंडिकुलर होगी, एक तो चार्ज पार्टिकल की और इनवर्स द फील्ड होगी। चलो दूसरा चीज हमें क्या निकालना है, ठीक है, दूसरी चीज बेटा हमें निकालनी है क्षेत्र में लागू चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट ये हो गया, और सेकंड की बात करें, फर्स्ट सेकंड ही लिखा ना, हाँ ए और बी लिखा है, ठीक है। ए, अगर मैं बी की बात करूं तो हमें निकालना है बी की वैल्यू। तो बेटा हमारे पास क्या क्या है, देखो आप देख सकते हैं क्वेश्चन से, आप देख सकते हैं हेड ऑन कोलिजन होना है इसका। वैसे कोई अलग तरीका है आपके पास कि आप मैग्नेटिक फील्ड निकाले, पहले आपके पास फोर्स भी नहीं है, तो आपके पास एक तरीका होता था कि एफ इज इक्वल टू, आप क्या करते हैं, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, चलो वेलोसिटी है और चार्ज की वैल्यू है, फोर्स हमें पता ही नहीं, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, मतलब हमें पास एक कंडीशन पता है कि दोनों क्या होंगे, हेड ऑन कोलिजन होना पड़ेगा। तो अपने पास जो नोट होगा फॉर हेड ऑन कोलिजन, फॉर हेड ऑन कोलिजन कब होगा, जब दोनों सेम डिस्टेंस पे, ये यहाँ पे 5 पे, यहाँ पे 5 पे, ठीक है, जो भी है 5-5 पे की दूरी पे, तो ये जब दोनों चलेंगे, दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, दोनों का रेडियस, रोटेशन का रेडियस। तभी तो मैं अगर आपको सेंस करवाऊं तो मान के चलो ये चार्ज पार्टिकल है बेटा, एक बार चार्ज पार्टिकल देखने दो, मैं पोजीशन गलत तो नहीं बना रहा हूँ, हाँ एक यहाँ पे है, तो अगर ये ऐसे घूमेगा और इसका रेडियस लेटर से कुछ भी है एक्स, और ये दूसरा अपने पास यहाँ पे है, अगर ये थोड़ा बड़े रेडियस से घूमता है या ऐसे घूमता है तो हेड ऑन कॉलिजन नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक ही शर्त है कि दोनों का क्या हो, रेडियस सेम हो। क्या हो बेटा, इन दोनों का क्या हो, रेडियस सेम, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्क्यूलर path of the charge particle should be same। समझ रहे हो ना मेरी बात को, फीलिंग समझो, शुड बी सेम, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के लिए आर सेम होना चाहिए। वी नो दैट आर क्या होता है बेटा, आर क्या होता है, आर बेसिकली होता है एम वी ओवर क्यू बी होता है, आर इज इक्वल टू एम बी ओवर क्यू बी होता है। दोनों के लिए आर सेम, दोनों के लिए आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है, मास सेम, वेलोसिटी सेम, चार्ज सेम, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है तो आर भी अब सेम ही हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई होगा सेम होगा, जिसको हम लिख सकते हैं एम बी ओवर बी बराबर एम वी ओवर कितना, आर क्यू। मास कितना था बेटा, वैल्यू पुट कर सकते हो अब सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मास था 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। वेलोसिटी कितनी थी दोनों की, भाई 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा चीटिंग मेरे को करनी पड़ती है। रेडियस दोनों की सेम, अब रेडियस कितनी होगी, हाँ ये सवाल है, रेडियस कितना होना चाहिए, क्या लगता है आपको रेडियस कितना होना चाहिए। इक्वी डिस्टेंस है दोनों, दोनों के दोनों इक्वी डिस्टेंस है, 0.5 मीटर पे है, तो रेडियस भी अपने पास 0.5 मीटर का ही होना चाहिए, और दोनों पे चार्ज कितना है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, बहुत है, 16 चौको 48, यानी 4 गुना है, इलेक्ट्रॉन के 4 गुना के बराबर है, ठीक है। तो इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो 0.4 टेस्ला आपका आंसर है, ये मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो इतना ही आंसर आने वाला है। तो क्या समझे, क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल था। बेसिकली क्या होना चाहिए था, चार्ज पार्टिकल का हेड ऑन कोलिजन होने के लिए रेडियस सेम होना चाहिए, जो सर्कुलर पाथ बनाएंगे, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है ना। अगर दोनों थोड़ा ऊपर नीचे होते तो हेड ऑन कोलिजन होने के लिए रेडियस डिफर कर सकती थी, अगर दोनों का थोड़ा सा भी क्या होता, डिस्टेंस अलग अलग होता। लेकिन अगर ये 0.5 के है, वाई से ये भी 0.5 पे है, और ये भी क्या है, वाई से 0.5 पे क्वेश्चन ने बोला है, तो ये जब बनाएगा, अगर इसमें फोर्स लगेगा तो ये 0.5 का बनाएगा, और यही भी 0.5 पे, अगर इसको ऐसे बनाना है तो 0.5 का बना भैया। अगर ये 0.4 का बना देता है तो ये 4 से होके गुजरेगा, फिर हेड ऑन कोलिजन होना पॉसिबल नहीं है। एक बार ड्रॉ करके देख लेना, अगर समझ में नहीं आता तो एक बार ड्रॉ करके देखना इस चीज को, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। टू लॉन्ग इंसुलेटेड स्टेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। क्वेश्चन आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक ये वाला वायर रहा और एक ऊपर वाला वायर है, एक में 3 एम्पियर करंट है और एक में 5 एम्पियर करंट है। अरे अरेंज्ड इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक वायर को एक्स बना मान लिया, एक को वाई बना लिया, दोनों को लेटा दिया, ठीक है।
फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या करना है, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2 मीटर, 2 मीटर एंड -1 मीटर, 1 मीटर। तो एक बार आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार पढ़ लीजिए बिल्कुल शानदार तरीके से। 3 एम्पियर तथा 5 एम्पियर धारावाही दो लंबे विद्युत रोधी सीधे तारों को, ठीक है। हाँ, मतलब विद्युत रोधी से मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। विद्युत रोधी का मतलब क्या हुआ, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब इंसुलेटेड का मतलब है उनके चारों तरफ क्या है, लपेट के, मतलब अंदर से, जैसे हमारे घरों में जो वायर होते हैं इंसुलेटेड ही होते हैं, विद्युत रोधी ही कहते हैं। मैं थोड़ा घबरा गया, है ना। ठीक है, तारों को एक्स वाई तल में व्यवस्थित किया गया है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। बिंदु 2 मीटर, 2 मीटर तथा -1 मीटर, 1 मीटर पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन है क्या, हाँ बिल्कुल सोल्यूशन है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एक वायर है, ये रहा, इस पे 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। एक वायर है, इस पे 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। यही तो हमारी बात हुई थी, है ना, यही हमारी बात हुई थी, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, यही हमारी बात हुई थी। हेलो, हाँ, यही हमारी बात हुई थी। एक में 3 एम्पियर और एक में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, क्वेश्चन ने बोला है। तो हमें जो लोकेशन दी गई है, हमें कहाँ पे निकालना है। एक पॉइंट है P1, 2 मीटर, 2। एक है हमारे पास P1, ये दो करीबन इधर कहीं होगा। ये है P1 और इसकी जो लोकेशन है 2 मीटर, 2 मीटर। और एक निकालना है -1 मीटर, 1 मीटर। तो P2 क्या हो जाएगा, एक तो माइनस लाना पड़ेगा, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा -1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, एक्स वाला पॉजिटिव, एक्स वाला नेगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव। तो वायर से देखो, एट P1 की बात करता हूं मैं, यहीं पे दिखा देते हैं। एट P1 की अगर मैं बात करूं तो P1 पे देखो, 3 एम्पियर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करोगे तो बाहर की ओर। ठीक है, P1 पे 3 एम्पियर की वजह से कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, फिर तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। और P1 पे ही अगर मैं 5 एम्पियर की वजह से बात करूं तो ये और ये अंदर की ओर, ओहो, ये तो इनवर्ट हो गया, ओहो, ओ ओ ओ। तो यानी कि एक अंदर को और एक बाहर की ओर, इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा ना, अपोज करेगा। तो जिसकी वजह से ज्यादा होगा, अगर 2 मीटर 2 मीटर है तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है 5 एम्पियर करंट की वजह से ज्यादा होने वाला है, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे और उससे भी सेम डिस्टेंस पे। तो 5 एम्पियर की वजह से ज्यादा होगा और 3 एम्पियर की वजह से अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो 5 एम्पियर स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है अपने पास μ0I/2R, 2πr, सॉरी फॉर दैट, आपको पता है 2πr। तो आपको 5 एम्पियर की वजह से 2πr रखोगे इस फॉर्मूले में, माइनस ये कर दोगे, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि 5 की वजह से ज्यादा ही होगा यार, करंट ज्यादा मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, सेम डिस्टेंस पे। तो 5 की वजह से रखा, फिर 3 की वजह से भी रखा, दोनों की वजह से निकाल दिया। डायरेक्शन कहाँ होगी, ज्यादा वाले की वजह से अंदर की ओर, अगर नेगेटिव आ जाता तो बाहर की ओर हो जाता, सीधी सी बात है। ठीक है, अब सेम हम क्या करेंगे, वैसा ही क्या करेंगे, -1 मीटर, 1 मीटर पे देख लेंगे। तो P2 पे अगर मैं बात करूं, एट P2 पे मैं बात करूं तो 5 एम्पियर की वजह से मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये बाहर की ओर, बाहर की ओर आ गया। तो इस 5 एम्पियर की वजह से आउटवर्ड, काश अंदर की ओर आ जाए दोनों की वजह से। और 3 एम्पियर की वजह से 3 एम्पियर इधर को बाहर की ओर, 5 एम्पियर इधर को बाहर की ओर, दोनों की वजह से आउटवर्ड। तो आउटवर्ड, ओहो, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहीं पे देखो, ज्यादा मैं दूर भी नहीं जाऊंगा, बट डिस्टेंस यहाँ पे चेंज होगा, -1 और 1 हो जाएगा, और डिस्टेंस यहाँ पे चेंज होगा बस, और दोनों के दोनों यहीं पे अपना जुड़ जाएंगे सिंपली। दोनों को जुड़ जाओ, 4μ0/π। डायरेक्शन दोनों बाहर की ओर, बाहर की ओर, तो डायरेक्शन क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। अब बोलोगे सर कोई नेगेटिव साइन की वजह, मैग्नीट्यूड भाई, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ गई उसमें। ठीक है, तो ओके, ठीक है, दोनों की वजह से वो भी लिखा हुआ है P1 और P2 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, देखते हैं आप लोगों से ये हिल पाता या नहीं हिल पाता। क्वेश्चन पूछा है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB कैरीज करंट I। ठीक है, दिख रहा है हमें, करंट ही, वायर में करंट ही फ्लो करेगा, पानी तो फ्लो करेगा नहीं। अ पार्टिकल मास m है जिसका चार्ज उसमें q है, मूव विद वेलोसिटी v पैरेलल टू द वायर। कहाँ है देखो, वायर के पैरेलली मूव कर रहा है, मन कर रहा है उसके कहीं जाने का।
एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम इट एज शोन इन द फिगर, डी डिस्टेंस पे फ्लो कर रहा है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल एंड मेंशन द डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फोर्स हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले वायर, चलो हिंदी में पढ़ो यार पहले। एक लंबे सीधे धारावाही तार AB में धारा I प्रवाहित हो रही है, एक कण, जो भी है, पॉज करके पढ़ो, पढ़ा, ठीक है, ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं। ये रहा अपने पास वायर, करंट जब I ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है तो करंट का जो ये हो जाएगा, I की जो डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी Y, है J कैप, सॉरी। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर की ओर, कहां पे, इस पे निकालना है हमें, V पे। तो V पे अगर मैं अंदर की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो B की डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, माइनस K कैप, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसको, एक सेकंड का, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपने अपनी उंगलियों को रखा, अभी बाद में बताता हूं मैं। अगर ऐसा नहीं निकालना तो सीधा सीधा निकालते, अगर ये हाथ हाथ नहीं मोड़ना तो सीधा निकाल लेते। फोर्स हमें निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फोर्स हमें निकालना होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अभी मैं बता रहा था आपको, है ना, मत देखो आंसर, आपको टफ लग रहा है तो मैं सिंपल ही बताता हूँ, टफ लग रहा है आंसर देख के। तो फोर्स बराबर मैंने आपको बताया, अगर चार्ज पार्टिकल दिया है तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। मेरे को बताओ वी की डायरेक्शन क्या है, वी की डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर जा रहा है तो माइनस J कैप, ओहो, ओ, तो इसको लिख सकता हूं v, कितनी है वेलोसिटी, v नॉट करीबन कुछ दे रखी है ना, कहां गया, v ही दे रखी है, v J कैप, ठीक, क्रॉस b की माइनस K कैप, ओ, तो इसकी वजह से b वेक्टर किसकी डायरेक्शन में है, माइनस K कैप की डायरेक्शन में, ओ माइनस, तो पूरा माइनस में बाहर लेके आ गया 100 से, तो Q इंटू J कैप और K कैप कितना होता है, J कैप और K कैप होता है I कैप, तो V B पूरी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, माइनस आई कैप की डायरेक्शन में। तो सिंपली आपका क्या करोगे, माइनस आई कैप की डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी आप ऐसा ले सकते हो, अगर ये एक्स है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये नीचे को जा रहा है, इसको ऐसे खींचेगा वायर अपनी तरफ, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, इधर को खींचेगा। फिर उसके बाद वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड रख दो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, कितने डिस्टेंस पे, डी, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, बहुत सिंपल। यहाँ पे फिर क्या कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख दो, बात खत्म हो जानी है, ठीक है, ये लो आई कैप, ओके, क्या क्या लिख दिया भाई यहाँ पे, ठीक है, हाँ, चार्ज क्या था, ई था, तो ई हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक है, द डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द प्लेन ऑफ पेपर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी। क्या बात कर रहा है भाई, क्या बात कर रहे हो, वेलोसिटी माइनस जे कैप, ठीक, हाँ सॉरी, माय फॉल्ट, देखो बेटा क्या करो, ये भी तो माइनस ही है, जे की वैल्यू भी माइनस थी और इसकी भी माइनस थी, तो प्लस जो डायरेक्शन होगी प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, अगर उससे नहीं निकालना है तो वाली कहानी है, किससे, हाँ देखो वेलोसिटी वाई वी की भी क्या है, माइनस, वी की भी तो डायरेक्शन माइनस जे कैप की तरफ ही है, नीचे को, वाई के नेगेटिव को, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड की भी ये क्या है, के कैप की तरफ ही है, लेकिन वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी फॉर दैट, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, ठीक है, आंसर सही है, ठीक है, तो एफ की वैल्यू रखो, बात खत्म करो, डी डिस्टेंस पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, ओके। हाँ, अगर आपको हाथों हाथ से करना है, अगर फॉर्मूले वगैरह नहीं लिखने और हाथों हाथ से करना है, तो फिर आप एक तरीका निकाल सकते हैं, क्या, कि ये रहा हाथ, ठीक है, ये रहा करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे अंदर की ओर आ रही थी, वो तो हमने ले लिया माइनस के कैप, तो ये आपका रहा, हाथ को लो, मैग्नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियों को रखो, ठीक है, ठीक है, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाओ, अब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को अगर आपने उंगलियां मोड़ दी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, अंदर की ओर, वेलोसिटी नीचे की ओर, वेलोसिटी नीचे की ओर, तो फोर्स कहाँ को लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो प्लस उसकी ओर, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी। चलिए लेट्स गो टू द अनदर क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अमीटर, संक्षेप में बताएं कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में क्यों और कैसे परिवर्तित किया जाता है, आंसर है क्या इसका, हाँ ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ,
ठीक है, मैं यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिक से बात किए, हम गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से चेंज करते हैं, हमको पता है हम गैल्वेनोमीटर को उठाते हैं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को हमने उठाया, हम इसको दो तरीके से चेंज करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को एक अमीटर में चेंज करते हैं, ठीक है, किसमें, एक अमीटर में चेंज करना है, और दूसरा हम करते हैं इसको गैल्वेनोमीटर को एक अमीटर में तो चेंज करते हैं। हाँ ठीक है, अभी अमीटर की बात सुन, हाँ फिर अमीटर को गैल्वेनोमीटर में करते हैं, सीधी सी बात ये रही। तो गैल्वेनोमीटर को अगर मैं अमीटर में चेंज कर रहा हूँ, हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, बेसिकली हमारी बात करता है पोटेंशियल को मेजर करता है, और अमीटर से हम क्या करते हैं, उसको अमीटर में चेंज करना। अमीटर के नाम से हमें पता चलता है एम्पियर, और अमीटर का मतलब है करंट मेजरमेंट। करंट मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए कि वो हल्के से करंट को भी मेजर कर पाए। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो हमें पता है रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगा तो हमारे पास जो अमीटर है वो करंट को मेजर नहीं कर पाएगा। किसके लिए, बहुत छोटे अमाउंट के लिए। दिखाता हूँ, ऐसे ना बोल के मजा ही नहीं आता है। लेट अस से ये गैल्वेनोमीटर, और इसमें एक 1000 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लेट अस से, ठीक है। तो अब ये 1000 ओम का जो रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, यानी बहुत छोटे से करंट के लिए इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही 1000 ओम का है। लेकिन अगर देखो इतने बड़े रेजिस्टेंस को अगर मेरे को अमीटर में चेंज करना है, तो करंट मेजरमेंट के लिए बहुत कम रेजिस्टेंस चाहिए, यानी वो झटका से भी करंट उड़ता हुआ आए तो मेजर हो जाए। तो यहाँ पे अगर बेटा मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल में अगर एक छोटा सा, देखो कुछ नहीं करना, मेरे को एक पैरेलल में 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, बहुत छोटा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है मेरे पास, आर इक्विवेलेंट की बात करूं, क्या हो जाएगा, 1/1000, 1000 ले लेते हैं, 100 नहीं लेते हैं, बहुत बड़ा था। और 1 ओम उसकी क्या दशा करेगा, देखिए, 1000, 1 प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 1001 डिवाइडेड बाई 1000। अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूं तो कितना, 1000 डिवाइडेड बाई 1001। यही तो बात है, 1001 कितना हो जाएगा बेटा, 0.99 के समथिंग आ जाएगा। मतलब 1000 ओम से सीधे सब उड़ा दिया, एक भी नहीं बचा। तो यानी पैरेलल पे आप रेजिस्टेंस अगर लगाते हैं तो समझिए, पैरेलल रेजिस्टेंस 1000 ओम के जो नेट रेजिस्टेंस है उसकी हालत खराब कर देता है। बताओ, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अमीटर बनाने के लिए हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज इक्वल होता है, जो इसका की कंसेप्ट है क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है। अगर मेरा करंट यहाँ से आई फ्लो कर रहा है और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और मैंने एक शंट लगा दिया, इसको शंट कहते हैं, तो अगर मेरा करंट यहाँ आई गया तो मेरा यहाँ कितना जाएगा, आई माइनस आई जी। अगर मेरा यहाँ करंट आई जी गया तो आई माइनस आई जी यहाँ जाता है। तो वोल्टेज सेम होता है, यानी कि ऊपर जो वोल्टेज होगा पैरेलल में नीचे भी होगा। तो ऊपर जो वोल्टेज होगा आई जी इंटू जी होगा, और नीचे जो वोल्टेज होगा आई माइनस आई जी इंटू एस होगा। वी इज इक्वल टू आई आर से निकाल दें, ठीक है, घबराना घुबरूना मत इसके लिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो शंट का निकाल लो यहाँ से, सिंपल सी बात है, शंट इज इक्वल टू हो जाएगा आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। एक सिंपल सा आपकी कहानी खत्म हो गई, यही है। हाँ ठीक। और क्यों चेंज किया जाता है, बात मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई होगी, जिससे हम क्या करें कि बहुत छोटी सी रीडिंग को भी मेजर कर पाए, ठीक है। और तो ये अपने पास फॉर्मूला भी आ गया, एस इक्वल टू आई जी बाई, ठीक है। ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी, एक बार पढ़ लीजिएगा पॉज करके आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करते हैं, सीबीएसई 2025 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आप लोग चाहें तो एक बार पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, पढ़ लिया। चलिए, अब हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर लूप कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। दिख रहा है आपको, एक लूप है, उसके बगल में एक वायर है, ठीक है, अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, उसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इज केप्ट नियर टू द लूप इन द सेम प्लेस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, बात मान ली हमने। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप, तो हमें क्या करना है, लूप पे टॉर्क निकालना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, और फोर्स और मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, टॉर्क में जो फोर्स लग रहा है, ठीक। तो हिंदी में आप पढ़िए एक बार, किसी आयताकार पाश को 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, आरेख में दर्शाए अनुसार कोई सीधा तार जिसमें 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, पास के ही तल में उसके समीप रखा है। ज्ञात कीजिए पास पर कार्यरत बल आघूर्ण तथा पास पर लगने वाले नेट बल का परिमाण और उसकी दिशा क्या हो। तो सबसे पहले मैं आंसर नहीं दिखाता हूँ, सबसे पहले मेरे को एक चीज बताइए कि
टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले वही तो पूछा है, पास पर कार्यरत बल आघूर्ण यानी टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा मतलब एम क्रॉस बी, दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा। एम क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। क्या करते हैं? करंट के डायरेक्शन में अपने हाथ को मोड़ो और अंगूठा अपना मैग्नेटिक मोमेंट को दिखाता है। तो अगर मैं इस लूप पे करंट क्या फ्लो कर रहा है, देखिए करंट क्या फ्लो कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ना। क्या कर रहा है? करंट क्या कर रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ऐसे जा रहा है करंट। अगर मैं देखूं मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस यानी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्रॉस इनवर्ड दी प्लेन। अगर मैं वहीं पे करंट की बात करूं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड पे क्या होगा? इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? क्रॉस इनवर्ड द प्लेन, यानी दोनों के बीच में जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा। तो एम बी साइन थीटा, साइन थीटा अगर 0 हो गया तो टॉर्क कोई काम ही नहीं करेगा। यानी एक वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी लूप में, करंट कैरिंग लूप में इकट्ठा होता है एक वायर की वजह से, तो वो घूम नहीं सकता, उस पर टॉर्क डेवलप नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब हमारे पास टॉर्क हो जाएगा 0। अगर मैं फोर्स की बात करूं, अब देखो यहाँ पे फोर्स में बात है, देखो क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है आई बी एल साइन थीटा, याद रखिएगा। एफ इज इक्वल टू होता है आई बी एल साइन थीटा, यही होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं, ये करंट अगर ये फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट अगर इधर को फ्लो कर रहा है, तो इस वायर और इस वायर के बीच का एंगल देखो। मेरे को एक चीज बताओ, जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, ये वायर ऐसा लंबा, तो बी डी एल साइन थीटा होता है। अगर आप लेंथ की बात करोगे, दोनों के दोनों, देखो वायर 1 सेंटीमीटर इधर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस करंट की बात, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट की बात, और इस साइन थीटा की बात, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाने वाला है बेटा? इस वायर की वजह से इनके बीच में लगने वाला फोर्स हो जाएगा 0, क्योंकि बिकॉज इट इज अ परपेंडिकुलर। मेरी बात को अगर नहीं समझ पाए, सर ये वाला क्यों बताया? फिर ये मैंने समझाने के लिए बताया कि हर एक डायरेक्शन पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों यार। दैट्स इजी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, ये डीएल इधर की ओर। अब करंट की बात करो, मैग्नेटिक करंट इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, समझ जाओ मेरी बात को। ओके, तो यहाँ पे जो इसके बीच में जो लगने वाला, अगर मैं बात करूं किसका, इन वायर पे कुछ नहीं लगेगा, केवल और केवल इन वायर पे लगेगा जो ये खड़े हैं। ठीक है, इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वजह से। तो 2 एम्पियर और 1 एम्पियर के बीच में हम जब करंट की बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं बेटा? एफ इज इक्वल टू कितना हो जाता है? सिंपल बात कर रहा हूँ, म्यू नॉट आई, अगर हमने दो वायर के बीच में देखा है, तो म्यू नॉट आई वन आई टू, सबसे फेमस इक्वेशन है इसकी, जिससे हम 1 एम्पियर को भी वो करते हैं, इंटू एल बाई आर, है ना, जिससे हम 1 एम्पियर को भी प्रूव करते हैं। तो अब देखिए, सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको, एक क्या है, नजदीक है, कितना, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, और दूसरा क्या है, 1 सेंटीमीटर ऐड कर दो तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे। लेकिन करंट अगर इसमें ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से नीचे की ओर फ्लो करेगा, है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो जो 2 है उसमें क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो R2 है उसको नेगेटिव लिया, दोनों को फॉर्मूला लग के रख कर लेना, एक बार R1 रखना, उसमें से एक बार R2 को आप घटा देना। सिंपल सी बात है, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एक में करंट 2 बह रहा है, एक में करंट I बह रहा है, 1 बह रहा है, क्योंकि इन दोनों में 1 बह रहा होगा। इन टू एल की बात करूं तो, एल की बात करूं तो कितना हो जाएगा? ठीक है, ये एल की बात करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 5 × 10⁻⁻2, देख लो, ये पूरे के पूरे वायर की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और डायग्राम में दिख रहा है, डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू कितना? 10⁻⁻²। ठीक, सॉल्व करो तो इतना आ जाएगा। कहाँ को होगा? देखिए, नेट फोर्स ऑन द लूप इज टूवर्ड द लॉन्ग स्ट्रेट वायर, दोनों क्या होगा? इधर की डायरेक्शन में होगा। देखो, जो दूर वाला है, दोनों में करंट सेम है, लेकिन नजदीक वाले पे F1 जो फोर्स लगेगा बेटा, वो ज्यादा ही होगा। ये F1 ज्यादा ही होगा, और F2 क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में भी है, और इस पे कम भी होगा, क्योंकि दूर भी है। तो मैग्नीट्यूड कम होने वाला है, तो टूवर्ड क्या रहेगा अपने पास? इस डायरेक्शन में ही रहने वाला है। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, सॉल्व करिए, आराम से हो जाता है। ठीक है, सीबीएसई 2025 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की, मोस्ट फेमस डेरिवेशन। जो बच्चे इसको छोड़ के आए हैं तो बेटा फिर हो गया, फिर पढ़िए क्वेश्चन, पढ़ लिया? पढ़ लिया? ठीक है, बेटे ने क्वेश्चन पढ़ लिया। क्या पूछा है? यूजिंग बाय-सावर्ट लॉ डिराइव द डेरिवेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट द पॉइंट ऑन इट एक्सिस एंड हेंस एट हिज सेंटर। कर सकते हैं। बायो-सावर्ट की क्या करना है? चूड़ी लेनी है, ऐसे चूड़ी को देखो अपने मुंह से ऐसे रखना है। मतलब ये याद रखना कि बच्चे क्या करते हैं, आंखों से देखने लगते हैं, नहीं, आंखों से देखना नहीं है उसको, उस चूड़ी को ऐसे
अपनी तरफ को नहीं, ऐसे घुमा के रखना है। तो ये अपना वायर चूड़ी बन गया, इसके एक्सिस पे ये पॉइंट होता है सामने, ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसे नहीं करके कि ऐसे, उसके सामने जो होगा वो ऐसे एक्सेस ही होगा। ये ओरिएंटेशन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत इस बात की, मान के चलो ये चूड़ी है, तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया लेटेस्ट डी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो बायो सेवर्ट साहब थे उनने क्या, बायो सेवर्ट साहब ने, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बायो सेवर्ट साहब ने बोला था, जब मैग्नेटिक फील्ड के लिए उन्हें इक्वेशन दी थी, dB इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर दिया था, याद है आप लोगों को, तो उन्होंने बोला था dB इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही बोला था, ठीक है। तो उनने म्यू नॉट बाई 4 पाई भी आएगा, कांस्टेंट है, लेकिन चलो इतना तो समझा करो, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे, मैं खाली डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो मेरी डिपेंडेंसी की बात ये कर रहा हूँ मैं कि उनने एक चीज बोली थी, केवल और केवल जो बायो सेवर्ट का नियम है वो इस्तेमाल किया जा सकता है केवल और केवल किसी डीएल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो हम पूरे के पूरे वायर की वजह से तो निकाल नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इस वायर में क्या करते हैं, एक छोटा सा हिस्सा ऊपर से डीएल काट लेते हैं यहाँ पे, और एक छोटा सा हिस्सा डीएल काट लेते हैं अंदर की ओर, और करंट की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा मेरे पास एक चूड़ी, तो करंट फ्लो कर रहा है लेटर से, तो यहाँ पे तो इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट, लेकिन अब नीचे हिस्से में अगर काटूंगा तो इसमें इस डायरेक्शन में, दोनों के, एक चूड़ी है, एक डायरेक्शन में करंट ऐसे आ रहा है मेरी तरफ को, और एक डायरेक्शन में करंट ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डीएल एलिमेंट की वजह से, ये डीएल की डायरेक्शन है, इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, करंट के डायरेक्शन में उंगली रखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे पंप मारो, तो इस पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, परपेंडिकुलर। अब याद रखना इस चीज को, यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा डेरिवेशन तो बच्चा भी बना दे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों बनेंगे, अगर डीएल इस डायरेक्शन में है, लेट अस से ये डीएल इस डायरेक्शन में, करंट एलिमेंट आईडीएल लिखते हैं इसको, और ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर मैंने क्या माना है, आर माना है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे, तो इसके परपेंडिकुलर आर और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी क्रॉस प्रोडक्ट आता है। आईडी आर जो है वो आइडियल के परपेंडिकुलर, अगर सरकमफ्रेंस पे कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो किसके, किसी भी सर्किल के लिए, तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये आर डिस्टेंस वो भी परपेंडिकुलर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के परपेंडिकुलर, यानी मैं देखूं तो आईडीएल क्या है, परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पी पे भी, दिस पी पॉइंट यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पी, और ये परपेंडिकुलर है आर के, यानी एक तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यही कंसेप्ट हमें जानना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना होता है इसमें, ठीक है। अगर मैं नीचे की वजह से बात करूं तो नीचे की वजह से क्या है, लेट अस से करंट अंदर की ओर जा रहा है, ये अंदर की ओर, तो करंट के डायरेक्शन में मैंने अंगूठा रखा अंदर की ओर, और मैं मैग्नेटिक फील्ड आई से निकालूंगा, आई से इस पॉइंट पे, ये तो ये नीचे की ओर, तो इधर वजह से क्या होगा, अगर डीएल आई डीएल क्या है, अंदर की ओर जा रहा है, इस पे आर परपेंडिकुलर मैंने माना, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा ना वहां पे, एक दोनों का अपोजिट आएगा, एक डीबी आएगा ऊपर की ओर और एक डीबी आएगा नीचे की ओर, ठीक है। तो आज पे क्या है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोजिट करेंगे क्या, अपोज करेंगे क्या। तो अब मैं बात कर रहा हूं इसके सेंटर पे से वो थीटा एंगल बना रहे हैं, लेटस से क्या करते हैं, यहां से वो क्या कर रहे हैं, लेटस से इस आर क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये चीजें अच्छे से बताई गई है क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और बताते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, डीबी, अब हमें क्या निकालना है, ये डीबी का थीटा के साथ क्या कर रहा हूं मैं, लेटस से हमें क्या चाहिए होता है, थीटा चाहिए होता है, याद करो इस चीज को, थीटा हमको डायरेक्शन निकालना है, डीएल साइन थीटा की बात कर रहा है, आई डीएल साइन थीटा, थीटा, थीटा की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो थीटा एंगल बना रहा है आईडीएल के साथ, तो थीटा क्या कर रहा है, डीबी जो ऊपर वाला है, जो नीचे वाले की वजह से आया, ऐसे बात करो, नीचे की वजह से और ऊपर वाले की वजह से ऐसे ऊपर आया, वो इसका थीटा कंपोनेंट होगा डीबी कॉस थीटा, नीचे को होगा उसके अलावा डीबी साइन थीटा। वैसे ही नीचे वाले का भी क्या होता है, इस डायरेक्शन में डीबी कॉस थीटा, लेकिन बीच में आता है डीबी साइन थीटा, यानी दोनों एक दूसरे के डीबी कॉस थीटा को कैंसिल कर देंगे, बचेगा जो नेट किसकी वजह से, केवल और केवल डीबी साइन थीटा की वजह से। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा,
इस खाली डीवी साइन थीटा की वजह से। अब हमें एलिमेंट की वजह से मिला, इस एलिमेंट को अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे पूरे के पूरे वायर के लिए, यानी किसके लिए, पूरे के पूरे आर रेडियस के लिए। हम इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं, यानी 2 पाई आर पूरे लेंथ के लिए निकालना है, तो डीवी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यही बायो सेवर्ट के लॉ से हमें वो मिल जाता है। तो वी जो डीवी हो जाता है कितना होता है, बायो म्यू नॉट इंटू 4 पाई टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और डीबी इज इक्वल टू आई डीएल और थीटा के बीच में एंगल 90 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरे के पूरे वायर के लिए अपने ने निकालना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे किसके लिए, म्यू नॉट और 4 पाई को इंटीग्रेट पूरा का पूरा कर देंगे। ठीक है, तो पूरे के पूरे, ये पहले डीएल लेंथ के लिए निकाला था, अभी डीएल लेंथ यानी एक टुकड़े के लिए निकाला था, डीएल का अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई ए या आर, पूरे के पूरे वायर के लिए। वो सिंपल बात होती है, केवल और केवल इसकी बात करते हैं। और साइन थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो ए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा भाई, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपरटेनियस। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हाइपरटेनियस। तो साइन थीटा की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बाई आर। सिंपल, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करना है। तो म्यू नॉट आई डीएल की जगह 2 पाई आर, और नीचे अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर होता ही है बेटा, इतना तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है, मैंने कहीं, हाँ, ये फोर्स का था, मैंने उसका सोच रहा हूँ मैं, क्या मैंने बायो सेवर्ट का आर स्क्वायर लिखा था जब मैं म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर बोल रहा था। सॉरी फॉर बेटा, नहीं लिखा तो आर स्क्वायर ही होता है। देखो मेरे को याद है, अगर मेरे को लग रहा है मैंने आर बोला हो, क्या पता। घबराना मत, अगर कोई लेक्चर लगातार देख रहा है तो कंफ्यूज हो गया होगा सर ने क्या बोल दिया। मैं करेक्टेड, आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वो थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर क्या होता है, स्ट्रेट वायर की वजह से पूछा जाता है, सेंटर पे पूछा जाता है, मतलब आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो एक मुंह पे रह जाता है कि आर आर। ठीक है, करेक्टेड। तो नीचे आर स्क्वायर ए बाई आर, ये हो जाएगा आर क्यूब, ये है एल, इसमें 2 पाई आर हो जाएगा इसका पूरा, एक आर आएगा, या ए है, सॉरी ए रेडियस आर। ये आर अलग चीज है, ये आर क्या है, ये डिस्टेंस, इस एक्सिस की डिस्टेंस है आर, यहाँ पे रेडियस के लिए काउंट नहीं हो रहा है। यही है भाई, एनसीईआरटी ऐसी गेम खेलती है, हम क्या करें। ठीक है, तो पूरा आपने सॉल्व किया, 2 पाई ए बाई आर स्क्वायर जो है अपने पास, ये है आर, ये है अपने पास ए, और ये है अपने पास डी। तो हम जानते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह हम ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रखेंगे, लेकिन यहाँ क्यूब है, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल पावर अपने पास आर क्यूब, लेकिन आर स्क्वायर की वैल्यू है इतनी। ठीक है, तो आर क्यूब की निकालूंगा तो मैं कितनी हो जाएगी, बता सकता है कोई, यही पे बस किए मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो दोनों साइड में रूट कर लेता हूँ, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी पावर हाफ हो जाएगी, दोनों साइड रूट कर लिया। लेकिन अगर मेरे को क्यूब करना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड अब क्यूब करना है मेरे को, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो पूरा क्यूब करना है तो कितना हो जाएगा, ये पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। दैट्स ओके, चलेगा, कहानी चल गई। ठीक है, ये कहानी चल गई। ठीक है, समझ गए। जहाँ पे डाउट आएगा बेटा वहां पे तो मैं बताऊंगा ही, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है। तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल पावर 3/2 आ जाएगी। ठीक, अब कंसेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है सेंटर ऑफ दी वायर, तो सेंटर ऑफ दी वायर के लिए डी की वैल्यू 0 हो जानी है। हाँ, ए डी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ए डी की वैल्यू 0 हुई तो अंदर कितना हो गया, ए स्क्वायर की पावर 3/2 बच गया, 2 से 2 उड़ा, ए क्यूब बच गया, और ए क्यूब से ऊपर वाले से उड़ गया। तो अब निकला वाला फॉर्मूला कौन सा वाला, म्यू नॉट आई बाई 2a। तो सबसे पहले तो म्यू नॉट आई बाई 2a याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। फिर अगर एन टर्न्स हैं, यानी चूड़ी मोटी है, बहुत सारे तारों से मिलकर बनी है, तो एन से मल्टीप्लाई करो। लेकिन ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको एन वाला, केवल म्यू नॉट आई बाई 2a लिख देना, बात खत्म। तो बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत इजीली हमने क्लास में भी इसको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी आपको दोबारा एक रिवीजन इसका दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, सीबीसी 2024 का। पॉज करिए, आराम करना है तो आराम कीजिए, सांस कीजिए। अब मेरे को लगता है पॉज करके आपने ओपन कर लिया होगा। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, क्या बोल रहा है। देखो यहीं पे करेंगे इसको, यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर इज केप्ट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, एक वायर है मान लिया। ठीक है, एक्स एक्स एक्सिस पे है, कैरी द करंट आई, अ चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट 0, r पे एक चार्ज पार्टिकल है, बेचारे चार्ज पार्टिकल पता नहीं क्यों घूमते रहते हैं आसपास। स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट जे कैप, तो इससे समझो किससे घूम रहा है, v नॉट जे कैप, यानी इन डायरेक्शन क्या है इसकी, y कैप के अलोंग भाग रहा है। ठीक है, एज शोन इन फिगर दैट
फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनिशियली एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। ठीक, चलेगा। तो फोर्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हमको कुछ नहीं करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालो पहले, लेकिन हाँ पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो। इस पार्टिकल में करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इसके सीधे बाहर को आ जाएगा, यानी के कैप। देखो ये वाई, ये एक्स, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर, यानी के कैप। तो बेसिकली मैं कह रहा हूं वो तो निकालो ही मत वायर की वजह, पहले डायरेक्शन निकाल लो। तो फोर्स अगर हमारे पास क्या होता है, क्यों कोई चार्ज पार्टिकल है, V क्रॉस B। हाँ जी, V की वैल्यू कितनी है भाई, सही हो जाना, पिछले बार थोड़ा सा टुड़ू टुड़ू हो गया था। V क्या है, J कैप की तरफ है, और B क्या है, K कैप की तरफ है। J क्रॉस K क्या हो जाता है, I J K, यानी I कैप। यानी फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, I K कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, ये सिंपल है, बस बात खत्म। इतना अंदाजा होना चाहिए बेटा, बस, और कुछ नहीं है। J क्रॉस K कितना हो जाएगा, 1 नहीं बेटा, I कैप। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, आई कैप की डायरेक्शन में। ओके, कितना हो जाएगा बेटा, आई कैप की डायरेक्शन। ओके, अब उसके बाद स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, रख दो ना, क्या दिक्कत है, ये बी की वैल्यू रख देना, बाद में रख लेना। ठीक है, बात खत्म। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, टोटल क्या डायरेक्शन आ जाएगी, आई की डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, देखिए क्या है, पढ़िए एक बार, पढ़ लिया। Briefly explain how the sensitivity of a moving coin galvanometer can be increased। सेंसिटिविटी बढ़ानी है, यानी उसकी मेजरमेंट वैल्यू बढ़ा देनी है। ठीक है, the second question है, galvanometer shows full scale deflection for current I। एक गैल्वेनोमीटर है, करंट आई के लिए क्या करता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है। ठीक है, मतलब उसके बाद वो नहीं दिखाएगा। A resistance R1 is required to convert into voltmeter of range 0 से V वोल्ट। अब वोल्टमीटर में बदलना अगर गैल्वेनोमीटर को, वहां पे मैं बात करने वाला था इसका, मैंने इसलिए हटा दिया कि कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, तो वहां पे अगर मेरे को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को इसका रेजिस्टेंस क्या करना पड़ता है, सीरीज में लगाना पड़ता है। वोल्टेज का मतलब क्या है, कि वो करंट कम मेजर करे और वोल्टेज ज्यादा मेजर करे, ऐसा नहीं है। बेसिकली मैं बात करूंगा, वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्या बोलते हैं उसे, सीरीज में। ठीक है, तो उसको क्या करना है, वोल्ट मीटर को क्या करेंगे हम, R1 क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे, जिससे 0, V वोल्ट का बन जाएगा। फिर उसी गैल्वेनोमीटर का अब मैंने क्या किया, फिर रेजिस्टेंस R2 बना दिया, तो मेरे को उसका रेंज कितना हो गया, 0 से 2 वोल्ट का। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर का जो इनिशियली रेजिस्टेंस था, पहले उसका रेजिस्टेंस G था, रेंज, पहले उसकी रेंज कुछ भी थी। फिर हमने R1 लगाया, 0 से 20 वोल्ट की उसकी रेंज बन गई। फिर हमने R2 लगाया, अलग अलग करके, हाँ दोनों अलग अलग, तो उसका जो रेंज है 0 से 2 वोल्ट की बन गई। तो उस केस में हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है, नथिंग एल्स। ओके, चलें आगे बढ़ें। चलिए, हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं, शांति से पढ़िए इस चीज को। पढ़ लिया, चलिए। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास सेंसिटिविटी का, उसको बात कर लेते हैं। सेंसिटिविटी के लिए क्या होता है, पढ़ा है सबने, सब कुछ पढ़ा है इसके बारे में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप को रखा जाता है, जिसपे टाउ लगता है, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। क्या लगता है, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। हाँ जी, तो ये टॉर्क जितना ज्यादा लगेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, हल्के से भी करंट के लिए। अब उसमें पूरा पूरा उस लूप में करंट फ्लो करता है बेसिकली, और क्या बोलता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, तो क्या होता है, टॉर्क डेवलप होता है। अब बेसिक बात ये है कि टाउ की जो फार्मूला होता है, जितना ज्यादा टॉर्क आएगा उस पर स्केल लगी होती है, जो स्केल ऐसे क्या करती है, पॉइंटर पे मूव करती है, एक पॉइंटर लगा होता है, सॉरी, जो स्केल पे मूव करता है। अब वो मूव करने का कारण क्या है, जो लूप है उस पर टॉर्क लग रहा है। अब टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, NIAB साइन थीटा पे। अब n क्या है, अगर सेंसिटिविटी बढ़ानी है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स, देखो टॉर्क बढ़ाने के लिए सारी वैल्यू बढ़ा दो, या तो एरिया बढ़ा दो, या करंट बढ़ा दो, या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, या देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमको पता है, चुंबक तो हमने लगा दिए। हम साइन थीटा एंगल नहीं, रेडियल 90 डिग्री पे मैक्सिमम मिलता है, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाओगे, n बढ़ाते हो, तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो लिखा भी है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, द एरिया ऑफ, दूसरा एरिया ऑफ द कॉइल को बड़ा कर दो तो टॉर्क ज्यादा होता है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक बात है, अगर फॉर्मूला याद है रहे तो दोनों। और दूसरी चीज क्या है, अब क्या होता है, जब मैग्नेटिक टॉर्क ऐसा पूरा ऐसे रोटेट नहीं करता है, जैसे मान के चलो ये रहा अपने पास मैग्नेट, वो अपने पास जो लूप रहा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। अब
क्या करता है, जैसे करंट फ्लो करता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में, इस पे टॉग लेवल होता है, ऐसे घूमता है। अब ऐसे घूमने के बाद क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अब ये पूरा घूम गया तो अपना स्केल भी पूरा मूव कर गया। हाफ ही स्केल आप पूरा थोड़ी ना बनाओगे गोल के, ऐसे पूरा गोल 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 हाफ होता है। तो उस ये है लूप। अब ये लूप पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लगा और ये ऐसे घूमा, अपना पॉइंटर ने भी स्केल पे रीडिंग दिखा दी। लेकिन ये ऐसे चले जाएगा, यहाँ से वापस कौन लाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, स्प्रिंग लगाते हैं। स्प्रिंग क्या करता है, पूरा घूम गया। अब स्प्रिंग को जैसे आप पूरा दबाओगे तो उसके बाद वो खुलता है, तो वैसे स्प्रिंग घूमा और क्या स्प्रिंग घूमा, पूरा घूम गया। फिर जब वो पूरा घूम जाता है तो फिर वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करता है। तो ये क्या होता है, ट्विस्ट। अगर अब इसको पर यूनिट कपल ट्विस्ट को क्या करो, डिक्रीज कर दो, तो भी अपना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अपने पास, जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी। तो सारी चीज मैंने बता दी, एरिया बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, पर यूनिट ट्विस्ट को कम कर दो। दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, आराम से, ठीक है, पढ़ लिया होगा। चलिए, अब दूसरे वाले क्वेश्चन की अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, तो गैल्वेनोमीटर को क्या करते हैं, सीरीज में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो ये रहा अपने पास जी, इसके सीरीज में अपन ने लगाया, R1 जैसे ही लगाया तो इसकी, हमें पता है वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू IR होता है बेसिकली। तो वोल्टेज इसकी क्या होगी, पहले होगी 0, V वोल्ट की रेंज थी, यानी V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है, लेटर से I फ्लो कर रहा है, I फ्लो किया, करंट I फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, G प्लस R1। अब फिर क्या किया आपने, 2V बनाया, कब, जब इसको G प्लस इसके इसमें सीरीज में तो R2 ऐसे ही जुड़ता है ना, सीरीज में तो R2 करके ऐसे ही जुड़ता है ना, है कि नहीं है, सीरीज में क्या करता है R2 आपका ऐसे ही जुड़ता है। तो इसको बेसिकली आपको क्या करना है, बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें सीरीज में जोड़ते जाना है। अब क्या बोला है उसने, रेजिस्टेंस निकालो, तो V/2V करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, I से I उड़ गया, G प्लस R1, क्योंकि करंट तो आप सेम ही फ्लो कर रहे हो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, G/R2, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ G प्लस R2 इज इक्वल टू 2G प्लस 2R1, ठीक। तो G से G में उड़ा देता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, जो भी करना है आपको, आगे आप सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। G प्लस R2 इज इक्वल टू 2R प्लस 2R1, तो G इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1। तो इतना आपका क्या था, रेजिस्टेंस था किसका, ये इतना आपका रेजिस्टेंस था किसका, गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। इतना आपका रेजिस्टेंस था किसका, गैल्वेनोमीटर का। बहुत इजी था, मतलब पता नहीं क्या ही था इस क्वेश्चन का सेंस, लेकिन ठीक है, अपने पास जी निकल गया। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा, अगर नेक्स्ट टाइम अगर उसको प्रीवियसली एग्जाम में पूछना हो, नेक्स्ट ईयर आपको उसको क्वेश्चन पूछना हो, तो क्या कर सकता है वो, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे सकता है। बट याद क्या रखना है आपके पास, जो नोट पॉइंट है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर के, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो सीरीज में आप लगाओगे, और एमीटर में बदलना है तो आपको क्या करना है, वहां पे पैरेलल में आपको रेजिस्टेंस लगाना है। मैंने वहां पे ये चीज क्यों नहीं बोली, क्योंकि देखो गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट खत्म हो जाता है वहां पे, है ना, तो इसलिए याद रखना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे उसको बता सकता हूँ क्या, गैल्वेनोमीटर को अपन लोगों को चेंज करना होता है दो चीजों में, एक हम चेंज करते हैं एमीटर में, एक करते हैं वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर का मतलब आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, एमीटर का मतलब करंट मेजर करना है, इसका मतलब रेजिस्टेंस घटाना है। रेजिस्टेंस कब बढ़ता है, जब सीरीज में लगता है, रेजिस्टेंस कब घटता है, जब वो पैरेलल में लगता है, बात खत्म। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, लास्ट क्वेश्चन इसका, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट का, ठीक है, ध्यान से पढ़िए आराम से। इसी टाइप के देखो, बेसिकली आप इनमें से चूज कर लो कि आपको किस टाइप के टफ लग रहे हैं, क्या आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर डायरेक्शन के नहीं है तो मैंने बहुत अच्छे से डायरेक्शन हर एक लेक्चर में बताता हूँ, एक बेसिक सा एग्जांपल भी देता हूँ इसको, कि एक सर्कल बनाओ, IJK लिखो, मैथ में आपने पढ़ा होगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है, प्लस माइनस एक्सिस आपको पता होना चाहिए। अगर डायरेक्शन निकालने में दिक्कत है, आपको फॉर्मूले में दिक्कत है, सारी की सारी चीजें एक बार लेक्चर देख सकते हो आप आराम से, एक रात बैठोगे आराम से दिख जाता है, या बुक पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन देखते हैं 31। अ पॉइंट चार्ज q is moving with a velocity v vector in a uniform magnetic field v vector, find the work done by the magnetic force on the charge। एक वेलोसिटी v निकलना है, वर्क डन अपन को निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, वर्क डन अपन को निकालना है। दूसरा है, एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशन इन विच द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज हेलिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो हेलिकल वाला शब्द है बेटा, एमसीक्यू में दबा के इस्तेमाल किया गया है, बस बोल दो ना, बोल दो ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। तो चार्ज पार्टिकल, a point charge q is moving with velocity v vector in a uniform magnetic field, किसमें मूव कर रहा है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ठीक है।
फाइंड द वर्क डन, ठीक है, चार्ज पार्टिकल क्यू इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी वेक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मेरे को एक चीज बताओ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? तो बेसिकली हमें पता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाद में क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। परपेंडिकुलर जब मूव करता है तो हमको पता है कोई भी वर्क डन नहीं होता, ठीक है। आंसर होगा, हिंदी में पढ़ो आराम से, पॉज किया, पढ़ा, चलो ठीक है। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, नहीं पढ़ा तो अपन लोग लिखेंगे, एस आंसर थोड़ी बच्चे हम, सोल्यूशन, हम क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाता है। तो सिंपल सी बात है, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, बेसिकली लिखूंगा वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स। बेटा एक चीज मैं आपको एक चीज और बोल दूं, बेटा जब आंसर ना जितना क्वेश्चन पूछा जाए प्लीज केवल उतना ही लिखना, ठीक है, ओके। तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, बस एक लाइन में अगर सही सा आंसर निकल रहा है तो कहानी नहीं है 4 लाइन लिखना। ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो, जीरो ड्यू टू द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ठीक है, टू द फोर्स acting is perpendicular to the velocity। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? द जीरो एज द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी, सीधे अपनी कहानी बन गई। क्या होता है फोर्स, हमको पता है क्या है, जो फिंगर से निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगली रखो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसको घुमाओ तो फोर्स क्या होता है, इसे आपका अंगूठा दिखा देता है, या फोर्स आपको इस डायरेक्शन में मिल जाता है। ये आप चीजों को, ये चीजें आपको पता है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशन। अब ये बताओ, explain the necessary condition in which trajectory of a charged particle is helical in a uniform magnetic field। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री छोड़ के अगर कोई सा भी एंगल हो, क्या हो, 90 डिग्री छोड़ के अगर कोई सा भी एंगल हो तो अपने पास क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ये पाथ क्या होता है, हेलिकल होता है। तो ए, अगर बी बात करूं, थीटा बिटवीन वी वेक्टर एंड बी should be an arbitrary, should be an arbitrary। आप बोलोगे आर्बिचरी 90 और उसको छोड़ के, मैं बता रहा हूँ 90 और 0 को छोड़ के आर्बिचरी होना चाहिए, ठीक है। तो लिख लेना इस चीज को, 90 और 0 को छोड़ के आर्बिचरी होना चाहिए। तो ये लेक्चर अपना खत्म होता है। अब हम किस में मिलेंगे, लॉन्ग में मिलेंगे। तो हेलिकल पाथ होता है, सीधी सी बात है, सॉरी मिक्स हो गया। तो हेलिकल पाथ हमारा डेवलप होता है। तो थैंक यू सो मच, आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक अच्छा सा कोट है आपके लिए, आराम से पढ़िए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।